हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फील्ड एक्सटेंशन। हमने सेमेस्टर सेकेंड का फील्ड एक्सटेंशन ऑफलाइन क्लास में एक बार समराइज किया था। समराइज इन द सेंस हमने इसके कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में जिक्र किया था, जैसे रिंग क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, फील्ड क्या होता है, वेक्टर स्पेस क्या होता है। इन सब का डेफिनीशन हम लोगों ने देखा था। आप लोग एक बार और खुद से बीएससी सेकेंड ईयर की बुक के द्वारा वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होता है, इन सारी प्रॉपर्टीज को एक बार अगर पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फील्ड एक्सटेंशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, फील्ड एक्सटेंशन पढ़ने के पीछे पर्पज क्या है, इसको भी हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में देखा था। हमने आप लोगों को बताया था कि तमाम सारे ऐसी पॉलिनॉमियल्स होती हैं जिनके कोफिशिएंट किसी पर्टिकुलर फील्ड के होते हैं। जैसे कोई पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2 है जो रेशनल नंबर के फील्ड के ऊपर है। जब इसका रूट आता है तो उस फील्ड के अंदर नहीं आता है, इसका रूट किसी अन्य फील्ड का मेंबर बन जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 के जो रूट होंगे वो कॉम्प्लेक्स के होंगे। ये पॉलिनॉमियल, हालांकि ये जो पॉलिनॉमियल है वो फील्ड ऑफ रेशनल नंबर के ऊपर डिफाइंड है, लेकिन जो रूट है वो किसी और फील्ड में चला गया। इन जनरल जो इसके जो रूट हैं वो एक्सटेंशन फील्ड में चले गए हैं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फील्ड होता है वो रेशनल नंबर फील्ड से बड़ा होता है। हम आगे चल करके देखेंगे कि बाय डेफिनीशन वो एक्सटेंशन होता है। तो तमाम सारी ऐसी पॉलिनॉमियल्स हैं जिनके रूट जिस फील्ड के ऊपर वो पॉलिनॉमियल डिफाइंड होता है उस फील्ड में न हो करके किसी अन्य फील्ड में होता है। तो फील्ड एक्सटेंशन पढ़ने के पीछे और भी तमाम सारे रीजंस हैं। गैल्वा थ्योरी को यहीं से हम स्टडी करेंगे। फिफ्थ रूट के इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में कुछ जानकारियां यहाँ से इकट्ठा करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन पढ़ा जाएगा कि कौन से नंबर को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फील्ड एक्सटेंशन का डेफिनीशन क्या है। एक्सटेंशन फील्ड, अगर यफ कोई एक फील्ड है, यफ अगर कोई भी एक फील्ड है, सपोज कर लिया, तो कोई एक फील्ड के, सपोज कर लिया यफ कोई फील्ड है, देन अ फील्ड के इज सेड टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ यफ इफ यफ इज ए सब फील्ड ऑफ के। अगर यफ कोई फील्ड है तो कोई दूसरा फील्ड कैपिटल के एक्सटेंशन कहा जाएगा फील्ड यफ का। अगर जो फील्ड यफ है ना वो सब फील्ड बन जाए के का, मतलब एक फील्ड आपको दिया हुआ है, कोई दूसरा फील्ड कैपिटल के, इसी फील्ड का एक्सटेंशन कहा जाएगा। अगर यह वाला फील्ड इसका क्या बन जाए, सब फील्ड बन जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी फील्ड है तो हर फील्ड अपने सब फील्ड के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है। जैसे सपोज कर लिया एफ कोई अगर फील्ड है और सपोज कर लिया एफ डैश इसका कोई सब फील्ड है। सब फील्ड मतलब सबसेट ही तो सब फील्ड बनता है जो कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो एक रूल होता है कि कोई भी फील्ड, एवरी फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। हर फील्ड अपने सब फील्ड के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है। हमने वेक्टर स्पेस के बारे में जिक्र किया था और आप लोगों को हमने बताया था कि वेक्टर स्पेस बनाने के लिए आपको एक सेट ऑफ वेक्टर्स होना चाहिए और हमेशा एक फील्ड के ऊपर डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर आपका ये जो यफ है यही सेट ऑफ वेक्टर्स है ना। तो आप लोग एक बहुत ही फेमस सा थ्योरम पढ़े हैं कि हर एक फील्ड अपने सब फील्ड के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है। हम लोग इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल के द्वारा आगे की एनालिसिस देखेंगे। तो देखिए, चूंकि के जो है आपका कोई एक फील्ड है और यफ इसका एक सब फील्ड बन चुका है, इसीलिए जो के ओवर यफ है ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बना लेगा। और जब एक वेक्टर स्पेस बनाएगा तो इसका अपना एक डायमेंशन होगा, है ना। हर वेक्टर स्पेस की अपनी एक डायमेंशन होती है।
और हम कहेंगे कि इस वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है वो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगा फील्ड के का ओवर द फील्ड एफ। अब एक बार पूरी बात को दोबारा देखिए, एफ कोई एक फील्ड रहेगा, किसी फील्ड कैपिटल के को कहेंगे कि फील्ड एफ का एक्सटेंशन होगा। अगर एफ उसका सब फील्ड बन जाए, दूसरी बड़ी बात, हर फील्ड अपने सब फील्ड के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है, तो इसका इसके ऊपर कुछ डायमेंशन होगा, अपना इस वेक्टर स्पेस का अपना डायमेंशन होगा। जो भी डायमेंशन होगा उस डायमेंशन को कहा जाता है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फील्ड के ओवर द फील्ड एफ। मतलब इसका डायमेंशन बताता है कि ये जो फील्ड के है वो कितने डिग्री से एक्सटेंडेड है फील्ड एफ के द्वारा। मतलब दिस डिनोट द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के ओवर एफ डिनोट द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड के ओवर द फील्ड एफ। बात क्लियर है? अगर इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन फाइनाइट है, अगर के का एक्सटेंशन एफ के ऊपर फाइनाइट है, तो हम कहेंगे कि के जो होगा वो फाइनाइट एक्सटेंशन होगा एफ का। ठीक है, ये जो लिखा है ना के सच दैट एफ, इसको पढ़ते हैं द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर द फील्ड एफ। और अगर ये फाइनाइट है तो हम कहेंगे कि जो के ओवर एफ है ना, ये आपका क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड के का, किसके ऊपर, फील्ड एफ के ऊपर। तो हम कहेंगे ये जो फील्ड के है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है। किसका फाइनाइट एक्सटेंशन है? फील्ड एफ का फाइनाइट एक्सटेंशन है। ठीक है, अगर आपका जो वेक्टर स्पेस के है इसका डायमेंशन एफ के ऊपर इनफाइनाइट हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो के है वो उसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड एफ के ऊपर इनफाइनाइट है। ये लाइन क्लियर? तो ये जब भी कभी ये नोटेशन लिखा रहेगा कि ओवर एफ, तो ये बताएगा कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है फील्ड के का ओवर द फील्ड एफ। आपको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। जैसे सपोज कर लिया एफ कोई फील्ड है, तो आप जानते हैं कि हर फील्ड खुद का सब फील्ड भी होता है। तो जहां हम लोग कह रहे थे कि के कोई दूसरा एक फील्ड है, उसको कहा जाता है एक्सटेंशन हो जाएगा एफ का, अगर के ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस बना ले, है ना। तो एफ अगर फील्ड है तो सोचिए, चूंकि हर फील्ड खुद का सब फील्ड होता है ना, और जब हर फील्ड खुद का सब फील्ड होता है तो एफ को एफ ही मानिए और इसी एफ को आप के भी मान लीजिए। ये तो जरूरी है नहीं कि के को आप कोई दूसरा ही मानेंगे, है ना, सेम भी तो कभी हो सकता है पर्टिकुलर केस में। तो इस एग्जांपल में हम पर्टिकुलर लेकर चल रहे हैं। एफ कोई फील्ड है तो एफ खुद का सब फील्ड होता है ना, इस तरह से आप देखेंगे कि एफ ही एफ का एक्सटेंशन है, मतलब एवरी फील्ड इज एक्सटेंशन ऑफ इटसेल्फ। और आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एवरी फील्ड फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। हर फील्ड खुद के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है, और चूंकि जो डायमेंशन होगा फील्ड एफ का फील्ड एफ के ऊपर हमेशा एक होता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगा एफ के ऊपर वो कितना होगा, एक होगा। क्योंकि जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन की डेफिनेशन होती है के का एफ के ऊपर, वो वही बताता है वो कहाँ से आता है, इस वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से आता है। और चूंकि इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 1 है, इसीलिए एफ का एफ के ऊपर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 1 है। आप जानते हैं कि वेक्टर स्पेस के डायमेंशन का क्या मीनिंग होता है। वेक्टर स्पेस के डायमेंशन का मीनिंग यह होता है उसके बेसिस में कितने मेंबर हैं। और बेसिस एक बार आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर से रिपीट कर लीजिए, कोई भी सेट किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस तब होती है जब वह सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और दूसरी बड़ी बात यह होती है कि वेक्टर स्पेस का प्रत्येक मेंबर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सके यूनिक्वली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है कि चूंकि कोई भी हमने फील्ड ले लिया है और हर फील्ड खुद का सब फील्ड होता ही है, इसीलिए यहाँ पर एफ खुद का एक्सटेंशन बन गया। जैसे वहाँ के एफ का एक्सटेंशन था ना, तो हर फील्ड खुद का एक्सटेंशन बन जाता है। और चूंकि हर फील्ड खुद के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है और इसका डायमेंशन एक होता है, इसीलिए एफ का एफ के ऊपर जो एक्सटेंशन होगा या डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जो होगा वो 1 हो जाएगा। और इनफैक्ट ऐसे सिचुएशन में 1 बेसिस हो जाएगा वेक्टर स्पेस एफ ओवर एफ का। यहाँ ये जो 1 लिखा है ना, फील्ड की यूनिटी है। जो 1 लिखा हुआ है वो एक एलिमेंट है और वो फील्ड की यूनिटी है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और आपको देते हैं। लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर। आप सभी लोग जानते हैं कि जो रियल नंबर का सेट होता है वो अपने आप में एक फील्ड बनाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सेट अपने आप में एक फील्ड बनाता है।
और आप सभी लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम वेक्टर के सेट के तहत एज्यूम करें और आर को स्केलर के सेट के तहत एज्यूम करें, तो जैसे v ओवर एफ होता है ना वेक्टर स्पेस, वैसे सी आर के ऊपर अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बना लेता है। और चूंकि सी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो रियल नंबर के सेट से बड़ा होता है, आर भी फील्ड है सी भी फील्ड है, तो सी ओवर आर एक वेक्टर स्पेस है। और किसके ऊपर डिफाइंड है वेक्टर स्पेस? फील्ड आर के ऊपर। यहाँ पर फील्ड जो है किसका है? रियल नंबर का है। तो और इसका डायमेंशन 2 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है जिसका डायमेंशन 2 होता है। इसका डायमेंशन 2 क्यों होता है? आप बीएससी सेकेंड ईयर की बुक पढ़िएगा तो आप देखेंगे बेसिस में 2 एलिमेंट होता है। 2 तरह की बेसिस बना सकते हैं, 1, 0, 0, 1 और 1, i भी बना सकते हैं। तो जितना बेसिस में एलिमेंट होता है वही डिटरमाइन करता है कि किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या है। द नंबर ऑफ कार्डिनलिटी या कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस डिनोट्स द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि चूंकि सी का आर के ऊपर जो डायमेंशन है वो 2 है, और जब इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 2 है तो आप कह सकते हो ना कि सी भी एक फील्ड है, आर भी एक फील्ड है, आर सी का एक सब फील्ड है। सबसे बड़ी बात, सी ओवर आर एक वेक्टर स्पेस बना रहा है जिसका डायमेंशन 2 है, और डायमेंशन 2 है विच इज अ फाइनाइट नंबर, दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सी ओवर आर इज आल्सो फाइनाइट। सो सी आर का एक फाइनाइट एक्सटेंशन है, hence C is a finite extension of R। हमने बताया किसी भी एक्सटेंशन को फाइनाइट एक्सटेंशन तब कहते हैं जब K का F के ऊपर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फाइनाइट नंबर आ जाए। तो चूंकि C का R के ऊपर जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो 2 आ गया, इसीलिए C जो होगा वो फाइनाइट एक्सटेंशन होगा R का, और जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगा C का R के ऊपर वो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स फील्ड बनाता है। सभी लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर का सेट फील्ड बनाता है। हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं Q√2। Q√2 में सारे रेशनल नंबर तो शामिल हैं ही, साथ ही साथ इन जनरल Q√2 के अंदर एलिमेंट जो लिखा है वो a + b√2 जैसा है, अर्थात Q√2 के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे हैं उनका शकल सूरत a + b√2 जैसा है। वेयर a और b किसके नंबर हैं? रेशनल नंबर के हैं। ठीक है, यहाँ a और b को डिफरेंट रेशनल नंबर देते जाइए, Q√2 के तरह तरह के नंबर निकलते चले जाएंगे। आप बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे कि Q के बगल में यहाँ √p बना देने से, कोई भी प्राइम नंबर बना देने से हमेशा ही अपने आप में एक फील्ड बना लेता था। तो Q रेशनल नंबर का फील्ड है और Q√2 भी एक फील्ड बनाता है जिसके एलिमेंट a + b√2 जैसे होते हैं। एक बहुत बड़ी बात देखिए, अगर आप b को 0 ले लीजिए तो Q√2 के नंबर कैसे दिखेंगे? a जैसे, और एक किसका नंबर है? Q का, अर्थात Q√2 के अंदर Q समाहित है, अर्थात Q√2 Q से बड़ा है, और Q√2 अगर Q से बड़ा है तो Q इसका एक सबफील्ड होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि Q√2 Q के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बना लेता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि वेक्टर स्पेस के बारे में कि आपका ऐसे V ओवर F अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है। V जो है सेट ऑफ वेक्टर्स होता है और F स्केलर्स का कलेक्शन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करें तो Q√2 V की तरह से बिहेव करेगा, कैपिटल V की तरह से बिहेव करेगा Q√2। और चूंकि रूट केवल जो Q है वो एक फील्ड होता है ना, तो आप Q को फील्ड की तरह से बिहेव करा दीजिए और इसको अब V की तरह, मतलब V के प्लेस पर यहाँ लिखा है Q√2 और F के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? Q लिखा हुआ है। ठीक है बात, अर्थात यह इसके ऊपर एक वेक्टर स्पेस बना लेगा। सबसे बड़ी खासियत यह इसके ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगा और इसका डायमेंशन 2 होगा। डायमेंशन 2 क्यों होगा? क्योंकि इसकी बेसिस में 2 ही एलिमेंट होगा। और वो कौन से 2 एलिमेंट होंगे? ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यही 2 एलिमेंट उसके बेसिस में केवल होंगे, 1 और √2। क्यों होंगे? कारण देखिए। एक्चुअली बेसिस वह सेट होता है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। बेसिस वह सेट होता है जिसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर स्पेस का प्रत्येक मेंबर यूनिक्वली एक्सप्रेस किया जा सके। अगर आप Q√2 का कोई भी नंबर ले लोगे ना, तो हर नंबर कैसे लिखा गया? a के सामने 1 छुपा है
और b के सामने √2, मतलब 1 और अंडर √2 की लीनियर कॉम्बिनेशन में q√2 का हर मेंबर लिखा हुआ है, और q√2 ही तो v की तरह से बिहेव कर रहा है, अर्थात अर्थात q√2 का प्रत्येक नंबर चूंकि 1 और अंडर √2 की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, इसीलिए 1 अंडर √2 जो है बेसिस है, किसकी बेसिस है, q√2 का q के ऊपर। जब ये वेक्टर स्पेस q√2 q के ऊपर बनाएगा तो इसकी बेसिस ये है, और जब ये बेसिस है तो बेसिस में जितने नंबर होते हैं वही तो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता है फील्ड के ऊपर। तो q√2 का q के ऊपर डायमेंशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि k का फील्ड के ऊपर जो डायमेंशन होता है उसी को डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कहते हैं। सो q√2 का जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है q के ऊपर 2 हो गया, और 2 चूंकि एक फाइनाइट नंबर है, दैट्स वाई q√2 q का एक फाइनाइट एक्सटेंशन है। लाइन क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप देखिए इस सेट के बारे में, हमने एक सेट बनाया q√2 q√3। देखिए इस सेट के जो नंबर है ना, इस सेट के प्रत्येक नंबर शकल सूरत में देखने में कुछ ऐसे होंगे, a प्लस b√2 प्लस c√3 प्लस d अंडर √2 जहाँ ये जो a b c प्रयोग किए गए हैं a b c d, ये सब रेशनल नंबर हैं। सामने आप d भी बना लीजिए, चूंकि हम लोगों ने d का भी प्रयोग किया है। ये सारे कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं। आप चेक कर सकते हैं कि अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इस सेट अपने आप में एक फील्ड बनाता है। अगर आप इन पर्टिकुलर b c d को 0 ले लो तो केवल a बचेगा ना, और एक किसका नंबर है, q का, अर्थात सारे रेशनल नंबर इसके अंदर समाहित हैं। मतलब ये जो कलेक्शन है ना, इसमें सारे रेशनल नंबर समाहित हैं और इसके सिवाय भी नंबर है। तो q√2 कामा √3 इसमें कैसे नंबर लिखे हैं, जो इस टाइप के लिखे जाते हैं, ऐसे नंबर हैं, और एक फील्ड बनाता है, इसके अंदर q कंटेन है, q समाहित है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका जो वेक्टर स्पेस है ना, ये समथिंग लाइक दिस ऐसे है, q है, √2 है, ठीक है, और चूंकि इस पूरे के पूरे फील्ड के अंदर ये अपने आप में एक फील्ड बनाता है q अंडर √2 और अंडर √3, इस फील्ड के अंदर q समाहित होने के कारण जो q है इसका एक सब फील्ड है, और जब q इसका सब फील्ड है तो ये जो पूरा, अगर आप इसको पूरा का पूरा एक वेक्टर स्पेस की तरह से ट्रीट करिए, मान लीजिए पूरा का पूरा कैपिटल V की तरह से है, तो ये पूरा q के ऊपर क्या बना लेगा, अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बना लेगा। और अगर अब इसका डायमेंशन देखा जाए इसके ऊपर कितना होगा ना, f की तरह बिहेव कर रहा है, v की तरह बिहेव कर रहा है, ये आपका यहाँ पर v की तरह बिहेव कर रहा है, और ये आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, f की तरह बिहेव कर रहा है वेक्टर स्पेस में, है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो चूंकि ये इसका क्या है, सब फील्ड है, तो ये आपका f है और एक k की तरह से है। दूसरी बात, चूंकि यह इसके ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाएगा ना, और वेक्टर स्पेस बनाएगा तो हम लोग देखें कि इसका डिग्री, इसका जो है डायमेंशन q के ऊपर क्या होगा। चूंकि इसका प्रत्येक मेंबर आप देख पा रहे हैं 1 अंडर √2 इंटू अंडर√3 की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, अर्थात 1 कामा अंडर √2 अंडर√2 इंटू अंडर√3, ये जो टोटल जो 4 आपको नंबर दिख रहा है ना, यह अपने आप में एक बेसिस बनाएगा। किसका बेसिस बनाएगा, इस वेक्टर स्पेस का। अगर इसको हम v माने और इसको f माने तो इस वेक्टर स्पेस की ये क्या बना रही है, बेसिस। और जब बेसिस बना रहा है तो बेसिस में जितने मेंबर होते हैं वही तो आपका डायमेंशन होता है वेक्टर स्पेस का। सो इसका जो डायमेंशन होगा q के ऊपर वो कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि बेसिस में कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। तो ये अपने आप में एक फील्ड होता है जो q से बड़ा होता है ना। इसके मेंबर देखने में शकल सूरत में ऐसे होते हैं, ठीक है। q इसके अंदर समाहित होता है, और इसका जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है हम लोगों ने निकाला 4। क्यों 4 निकाला, क्योंकि इसका वेक्टर स्पेस का 4, इसका q के ऊपर डायमेंशन 4 है, और जितना वेक्टर स्पेस का फील्ड के ऊपर डायमेंशन होता है वही डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होता है। सिंस 4 इज अ फाइनाइट नंबर, दैट्स वाई इस वेक्टर स्पेस का जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है q के ऊपर वो फाइनाइट है, और इसीलिए ये जो है फाइनाइट एक्सटेंशन है q का। तो ये भी एक फील्ड है, और एक ऐसा फील्ड है जो इसका क्या है, फाइनाइट एक्सटेंशन है, मतलब ये इसका एक्सटेंशन फील्ड है, ठीक है। जैसे q√2 q का एक्सटेंशन फील्ड था, वैसे ही q√2 कामा √3 भी q का एक एक्सटेंशन फील्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकाल रहे थे।
हम लोग इसी बेसिस पर, इसी पैटर्न पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हम लोग अलग अलग फील्ड का जो एक्सटेंशन फील्ड होगा किसी दिए गए फील्ड का निकालना पड़ेगा, तो एक डिफ़िकल्ट टास्क बनेगा। इसके लिए जो थ्योरम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, वी कैन से दैट इट इज द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशन। सो इस थ्योरम में आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 3 फील्ड है ना। जैसे यल जो है फाइनाइट एक्सटेंशन है के का, यल किसका फाइनाइट एक्सटेंशन है, के का, और के किसका फाइनाइट एक्सटेंशन है, फील्ड एफ का। देखिएगा के है किसका, यल किसका है फाइनाइट एक्सटेंशन, के का, और के किसका फाइनाइट एक्सटेंशन है, एफ का। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, एफ, यल हुआ। जैसे एफ सबसे छोटा है क्योंकि इसका एक्सटेंशन के है, अब फिर के है ना, तो के से भी बड़ा कौन हुआ, यल हुआ, क्योंकि यल क्या है, फाइनाइट एक्सटेंशन है के का। तो अगर यल के का एक्सटेंशन है, के एफ का एक्सटेंशन है, तो ये थ्योरम कहता है कि यल जो है सीधे एफ का एक्सटेंशन हो जाएगा। चूंकि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरह है, इसीलिए इसका नाम है ट्रांजिटिविटी ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशन। अगर यल के का एक्सटेंशन हो, के एफ का एक्सटेंशन हो, तो यल सीधे एफ का एक्सटेंशन बन जाता है। वही लिखा है, यल एक्सटेंशन बन जाता है एफ का। अब देखिए सबसे बड़ी बात, यल का सीधे एफ के ऊपर कितना डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगा, ये कैलकुलेट करने का एक फार्मूला भी आपको मिलेगा कि जो यल का एक्सटेंशन होगा एफ के ऊपर, इसको निकालने का एक आसान सा प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर यह होगा कि आप पहले यल का के ऊपर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकाल लो। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालने का क्या मतलब है कि यल के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, उसका डायमेंशन ही डिग्री ऑफ एक्सटेंशन का आ जाएगा। फिर के का एफ के ऊपर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकाल लो। के का एफ के ऊपर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन का मतलब है कि एफ के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, उसी का डायमेंशन निकाल लो। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई छुपा है, दोनों रियल नंबर ही आएगा, तो जो आंसर आएगा वही यल का एफ के ऊपर एक्सटेंशन होगा। सो इस फार्मूले के द्वारा आप अगर यल के का एक्सटेंशन होगा, के एफ का एक्सटेंशन होगा, तो डायरेक्टली आप इवेलुएट कर सकते हो कि यल एफ का एक्सटेंशन होगा और उसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना होगा, ये आप निकाल पाएंगे आसानी से। तो कल हम लोग यहीं से पढ़ेंगे, इस थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे कि ऐसा होता है और ये फार्मूला वैलिड है। ठीक है, सो आप लोग थोड़ा और बढ़िया से बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ लीजिए ताकि हर चीज़ें समझ में आए। जो भी आप लोगों को डाउट हो, उस डाउट को आप लोग पूछिए। जो डाउट होगा आप लोग ग्रुप में भेज दीजिएगा, और जब आप लोग ग्रुप में एक बार भेज देंगे तो हम उस डाउट को जो है अगले वीडियो लेक्चर में शामिल कर देंगे। सो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको पढ़ते जाइए, और जब भी स्क्रीन पे आ रहा है तो स्क्रीन को पॉज करके आप नोट्स भी साथ ही साथ बनाते जाइए। ठीक है, और इसको समझ करके एक एक लाइन पढ़िए बढ़िया से, नोट्स भी साथ में लिखते जाइए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।